हेलो एवरीवन। और फोटोसिंथेसिस चल रहा था और अभी कंटिन्यूड है। आज लास्ट लेक्चर है फोटोसिंथेसिस का और इसमें हम पढ़ाएंगे आपको फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो फैक्टर्स, आज का टॉपिक है फैक्टर्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक ना। तो फर्स्ट एक फैक्टर है आपका कंसेंट्रेशन ऑफ CO2। कंसेंट्रेशन ऑफ CO2, ठीक। तो प्रेजेंट कंसेंट्रेशन CO2 का 0.03% है, ठीक है। प्रेजेंट तो 0.04% हो गया है, लेकिन इनिशियली शुरू में 0.03% था, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे क्या कि प्रेजेंट कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 इज इक्वल टू 0.036% है, ठीक। इसी को हम बोलते हैं 0.04%, ठीक है। इनिशियली पहले क्या था, अब बढ़ कितना हो गया है, इनिशियल डाटा है 0.03%, ठीक, 0.03%। अब इसी को बोलते हैं, इसी कंसेंट्रेशन को ppm में यदि निकालेंगे, ठीक है, तो 360 ppm पार्ट्स पर मिलियन, ppm में कंसेंट्रेशन, ठीक है। 360 पार्ट्स पर मिलियन हो जाएगा ppm का कंसेंट्रेशन। ppm क्या होता है, केमिस्ट्री के क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे। एक कंसेंट्रेशन का एक टर्म है, कंसेंट्रेशन को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। चलिए, होता क्या है, पर ईयर प्लांट्स जो होते हैं 2200 मिलियन टन CO2 को क्या करता है, फिक्स करता है ग्लूकोज में, फोटोसिंथेसिस करवा देता है, ठीक। तो क्या लिखेंगे यहाँ, एवरी ईयर 2200 मिलियन टन्स, इतना मिलियन टन्स ऑफ CO2 इज फिक्स्ड बाय द प्रोसेस ऑफ, फिक्स किस फॉर्म में, फिक्स्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से इतना मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड हर साल, एवरी ईयर फिक्स किया जाता है। तो बोले कि सर इतना मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स किया जाता है, तो फिर क्यों बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो है एलिमिनेशन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा छोड़ा जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इंडस्ट्री के द्वारा, और वो हार्म करते हैं। हार्म तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। CO2 एज ए होल हार्म नहीं करेगा, CO2 ओनली ग्लोबल वार्मिंग करता है, ठीक है। ऐसे CO2 का निकलना एक ही वो हार्म करता है कि ग्लोबल वार्मिंग पूरे ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ाता है, ठीक है। लेकिन बाकी पॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि बायोलॉजिकली कोई वो आपको हार्म कर दे, कोई अंदर में जाके कुछ अल्टर तरीके का, बुरे तरीके का रिएक्शन कर दे, ठीक है, आपको हर्ज करे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि और पॉल्यूटेंट्स गैसेस करते हैं, कौन कौन, जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सभी हाईली रिएक्टिव गैसेस हैं। ये क्या करते हैं, ये लिविंग सिस्टम को बाय द मीन्स ऑफ रिएक्शन, उनसे, उनके अंदर के मॉलिक्यूल से जो प्रेजेंट मेटाबोलाइट्स हैं उनसे रिएक्शन करने शुरू कर देते हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का ऐसा नहीं है कि वो हार्म करेगा, वो ओनली हार्म करता है ग्लोबल वार्मिंग के तौर पे, ठीक है।
मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का तो अभी का कंसंट्रेशन कम है एक तरह से फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। अभी 0.036% है, ये अप टू द कंसेंट्रेशन ऑफ 0.1%, ठीक, 0.1%, ठीक ना। फोटोसिंथेसिस क्या होगा, फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब कि अभी इतना परसेंट 0.03% है, ठीक है, तो लगभग इसका 10 टाइम्स जाने में, ठीक है, या 5 टाइम्स जाने में, 6 टाइम्स जाने में क्या होगा, तब तक फोटोसिंथेसिस बढ़ता रहेगा। मतलब अभी उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकला है इंडस्ट्री के द्वारा, और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं क्या कि फोटोसिंथेसिस का रेट कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज करने से बढ़ता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस बाय द इंक्रीज इन CO2 concentration. Rate of photosynthesis, rate of photosynthesis increases by increase in concentration of CO2, ठीक है। CO2 के कंसेंट्रेशन में इंक्रीज करने से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इंक्रीज करता चला जाता है, ठीक है। चलिए, यह है। अब यहीं पे आएगा CO2 कंपेंसेशन पॉइंट, CO2 कंपेंसेशन पॉइंट, ठीक है। CO2 कंपेंसेशन पॉइंट क्या है, ठीक। कंपेंसेशन पॉइंट का मतलब समझिएगा पहले क्या होता है इसका मीनिंग। इसको समझाने के लिए पहले मैं बताऊंगा आपको कि फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में, और प्लांट्स में रेस्पिरेशन भी होता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस का रेट नॉर्मली 8 to 10 टाइम्स ज़्यादा होता है, ठीक, ऑन एवरेज 6 टाइम, ठीक है। मतलब कि बिल्कुल मिड में, मतलब कि 11 o'clock पे, 11 से 12 बजे के बीच में प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस पीक पे रहता है। उस टाइम में 8 to 10 टाइम्स क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा होता है, ठीक है। किसके रेट से, रेस्पिरेशन के रेट से, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे कि इन मिड डे, मतलब दिन के दोपहर में, मिड डे में, ठीक, मिड डे में क्या होता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस is 8 to 10 times more than the rate of respiration, रेस्पिरेशन के रेट से 8 to 10 टाइम्स ज़्यादा होता है मिड डे में। लेकिन ओवरऑल देखें, सुबह से लेकर शाम तक का पूरा ओवरऑल प्रोसेस देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑन एवरेज पूरा मिला कर देखेंगे तो ऑन एवरेज क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज 6 टाइम्स, कितना टाइम्स, 6 टाइम्स मोर, किससे, दैन रेस्पिरेशन। ये लिख लीजिए, ऑन एवरेज 6 गुना ज़्यादा। मतलब कि क्या होता है कि 6 टाइम्स ज़्यादा रहता है नॉर्मली फोटोसिंथेसिस का रेट रेस्पिरेशन से, ठीक। लेकिन कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आ जाता है, वो नॉर्मली सिचुएशन आएगा आपको 7 से 9 बजे के बीच में, सुबह के 7 to 9 AM के बीच में एक सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि उस समय फोटोसिंथेसिस का रेट और क्या, रेस्पिरेशन का रेट दोनों इक्वल हो जाता है, ठीक।
तो दोनों जब इक्वल हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ, उसको कंपनसेशन पॉइंट बोलते हैं। और CO2 के जिस कंसेंट्रेशन पे होता है उसी कंसेंट्रेशन को कंपनसेशन पॉइंट बोलते हैं। मतलब कंपनसेशन पॉइंट क्या है, कंपनसेशन पॉइंट एक टाइप का कंसेंट्रेशन है। कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है, इट्स अ टाइप ऑफ कंसेंट्रेशन, ठीक, ऑफ CO2 कंपनसेशन पॉइंट, ठीक है। तो concentration of CO2 at which ठीक, rate of photosynthesis becomes equal to the rate of respiration, किसके, रेट ऑफ रेस्पिरेशन के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हम उसको बोलते हैं इज नोन एज कंपनसेशन पॉइंट, इज नोन एज, के मीन्स नोन एज कंपनसेशन पॉइंट, इसको कंपनसेशन पॉइंट हम बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए कितना कंसेंट्रेशन होना चाहिए, ऐसा कंसेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का जिसपे CO2 का रेट, मतलब फोटोसिंथेसिस का रेट रेस्पिरेशन के रेट के बराबर हो। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, क्या क्वेश्चन आता है भाई, फॉर C3 प्लांट्स के लिए, फॉर C3 प्लांट्स के लिए कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है, कंपनसेशन पॉइंट इज इक्वल टू 25 to 100 ppm ऑफ CO2 का 25 to 100 ppm जो होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और फॉर C4 प्लांट के लिए क्या होगा, C4 प्लांट्स के लिए कंपनसेशन पॉइंट जो होगा, ये कंपनसेशन पॉइंट क्या होगा, इज इक्वल टू 0 to 10 ppm ऑफ CO2। ये देख लो, अब देखिए कंपेयर कर लीजिए, C4 प्लांट को क्यों बेटर फोटोसिंथेसाइजर बोलते हैं, C4 प्लांट को क्यों बेटर फोटोसिंथेसाइजर बोलते हैं, क्यों, क्योंकि C3 प्लांट से कंपेयर कर लीजिए, C3 प्लांट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन 25 to 100 ppm रहेगा, तो इस कंसेंट्रेशन पे जाके उसका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इक्वल हो जाएगा रेस्पिरेशन के, ठीक है, मतलब दोनों रेट इक्वल रहेंगे। लेकिन इस पॉइंट पे C4 प्लांट का क्या रहेगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे मतलब 25 से 100 ppm पे C3 प्लांट्स का रेट इक्वल हो जाएगा रेस्पिरेशन का, लेकिन C4 प्लांट का रेट इक्वल नहीं होगा। इस कंसेंट्रेशन पे C4 प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा रेस्पिरेशन से, क्यों, क्योंकि C4 प्लांट का कंपनसेशन पॉइंट ये है, जब तक ये घट के यहाँ तक ना आ जाए, 0 से 10 ppm तक ना आ जाए, ठीक है, तब तक रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का बढ़ता ही रहेगा। मतलब ये 25 to 100 ppm C4 प्लांट्स के लिए क्या है, वो रेट बढ़ाने वाला स्थिति है, वो फोटोसिंथेसिस बढ़ाएगा अपना रेस्पिरेशन के कंपेरिजन में, लेकिन C3 प्लांट ढेर हो जा रहा है यहीं पे, ठीक है, 25 से 100 ppm कंसेंट्रेशन पे C3 प्लांट क्या हो जा रहा है, ये बिल्कुल ढेर हो जा रहा है बेचारा, यहाँ पे अपना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन के इक्वल कर दे रहा है। तो ड्यू टू दिस रीजन वी कैन ऑल्सो say that C4 plants are better photosynthesizer because its compensation point is CO2 compensation point is very much less in comparison to C3 plant, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर CO2 compensation point आपने पढ़ाया, तो और कोई कंपनसेशन पॉइंट होता है क्या, यस, एक लाइट कंपनसेशन पॉइंट भी होता है, क्या होता है, लाइट कंपनसेशन पॉइंट, उसको लिख लीजिए, एक लाइट कंपनसेशन पॉइंट भी होता है, लाइट कंपनसेशन पॉइंट। ये क्या है, लाइट की इंटेंसिटी, ठीक ना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट
इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट विच, ठीक है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में फोटो लिख दे रहा हूं, ठीक है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन का क्या हो जाता है, इक्वल होता है, उसको बोलते हैं लाइट कंपनसेशन पॉइंट। ये कब होता है, ये वही सुबह के 7 to 9 AM के बीच में, 7 to 9 AM के बीच में लाइट की उतनी ही इंटेंसिटी होती है जिस समय उसका कंपनसेशन पॉइंट होता है, ठीक है, उसका कंपनसेशन पॉइंट होता है, मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए आगे ये बताना है मेरे को कि कंपनसेशन पॉइंट में आखिर होता क्या है। क्या एटमॉस्फेयर से गैसेस एक्सचेंज प्लांट्स करते हैं कि नहीं करते हैं, तो नहीं करते। कंपनसेशन पॉइंट में एटमॉस्फेयर से कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन में जो प्रोड्यूस, रेस्पिरेशन तो प्लांट करेंगे, तो रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस प्लांट जो CO2 प्रोड्यूस करता है वही अंदर ही अंदर फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाता है, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और दूसरा, फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है वही अंदर ही अंदर रेस्पिरेशन में यूज हो जाता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को लिया जाता है, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है। तो रेस्पिरेशन का जो प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो ले लिया फोटोसिंथेसिस में, और फोटोसिंथेसिस का जो बाई प्रोडक्ट है जिसको ऑक्सीजन बोलते हैं उसको रेस्पिरेशन में ले लिया। मतलब कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है। तो एक बड़ा बेटर पॉइंट मिला आपको, यहाँ पे इसको लिख लीजिए। मतलब देयर इज नो गैसियस एक्सचेंज विथ एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग कंपेंसेशन पॉइंट, चाहे लाइट का कंपेंसेशन पॉइंट रहे या कार्बन डाइऑक्साइड का कंपेंसेशन पॉइंट रहे, उसमें क्या होता है, कोई मतलब कि गैसियस एक्सचेंज एटमॉस्फेयर से नहीं होगा। तो उसको ध्यान से देखना है। देखिए क्या लिखेंगे, देयर इज नो गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज विथ एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग कंपेंसेशन पॉइंट। कंपेंसेशन पॉइंट के दौरान नहीं होता, ठीक। तो ये फर्स्ट फैक्टर था CO2 का कंसंट्रेशन। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि फोटोसिंथेसिस बहुत सारे फैक्टर से अफेक्टेड होते हैं। एक CO2, दूसरा लाइट, तीसरा वाटर, ठीक, क्लोरोफिल, ठीक ना, क्लोरोफिल के बाद बहुत सारा फैक्टर, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये सब फैक्टर है। सारे फैक्टर में सबसे कम एबिलिटी जिसकी होती है वो क्या होता है, CO2 का होता है। और CO2 ही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है, ठीक है। तो CO2 क्या होता है, CO2 इज प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट among so many factors which can affect फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट कर सकता है। CO2 लिमिटेड रहता है, मतलब CO2 रेट डिटरमाइनिंग होता है। CO2 क्या होता है, लिमिटेड अमाउंट में रहता है, बाकी सब एक्सेस अमाउंट में रहता है। पानी ज़्यादा भर के एकदम है, ठीक है, कहीं के पानी भी लिमिटेड हो जाता है, डेजर्ट एरिया में या आप ही के घर में जिस प्लांट्स को पानी आपने नहीं दिया तो वहाँ भी वो वाटर डिफिशिएंसी में जा सकते हैं। लेकिन नॉर्मली वाटर प्लेंटी में प्रेजेंट होता है, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है।
लाइट भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक ना। कम प्रेजेंट है, जितना रिक्वायर्ड अमाउंट है उससे कम प्रेजेंट है तो वो CO2 है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया। सेकंड फैक्टर जो होगा वो सनलाइट है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सेकंड फैक्टर क्या है? सनलाइट। इसको देखेंगे, सेकंड फैक्टर इज सनलाइट। सनलाइट सेकंड फैक्टर है। तो सनलाइट के बारे में बताया गया था कि फोटोसिंथेसिस का रेट सबसे हाई किस लाइट में होता है? व्हाइट लाइट में। सनलाइट व्हाइट लाइट ही है, ठीक है। और कौन से रेंज में होता है? तो पार वाले रेंज में होता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन वाले रेंज में बताया गया था, सारा मैं बता चुका हूँ, ठीक ना। मतलब विजिबल लाइट में। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे पार। पार इसको बोलते हैं फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, इसको बोलते हैं क्या? पार। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, पार। ये क्या होता है भाई? ये विजिबल लाइट होता है, विजिबल रेंज का। मतलब विजिबल रेंज में ही फोटोसिंथेसिस हो सकते हैं। वो कितने का होता है? 400 to 700 नैनोमीटर, ठीक है। इतना का इसका रेंज होता है, ठीक ना। तो ऐसा देखेंगे, इसको क्या बोलते हैं? पार। अब टोटल सनलाइट का कितना परसेंट यूज होता है फोटोसिंथेसिस में? तो 1%, ठीक है। 1% ऑफ टोटल फॉलिंग सनलाइट, ठीक है। जो सनलाइट प्लांट के लीफ पे पड़ रहा है उसका 1% सनलाइट इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में उसका क्या करते हैं? यूज करते हैं। 1% ऑफ टोटल फॉलिंग सनलाइट, उसका यूज करेंगे क्या? फोटोसिंथेसिस में यूज करेंगे, ठीक है। 1%। अच्छा, अब देखिए, आपको बताया गया था कि ब्लू लाइट और रेड लाइट में ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, और एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सभी बता दिया गया था, ठीक। क्वांटम रिक्वायरमेंट आपको बताया था, ठीक, बताया था ना। क्वांटम रिक्वायरमेंट क्वांटम रिक्वायरमेंट मतलब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करने के लिए, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करने के लिए जो क्वांटम रिक्वायरमेंट है, ठीक ना, उसको हम बोलते हैं, जितना लाइट क्वांटा की जरूरत पड़ती है उसको क्वांटम रिक्वायरमेंट बोलते हैं। तो कितना होता था? 8 होता था, ठीक। 8 लाइट क्वांटा फॉर 1 O2, ठीक। ये क्वांटम रिक्वायरमेंट था, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन के लिए 8 क्वांटा। अब पूछा जाएगा आपको कि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, फॉर 1 ग्लूकोज में, यहाँ से आ जाएगा क्वेश्चन, फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितने लाइट क्वांटा की जरूरत होगी, ठीक है। 8 लाइट क्वांटा। 8 क्या है? 8 लाइट क्वांटा है, 8 लाइट क्वांटा, ठीक है। तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए कितना ऑक्सीजन रिलीज होता है? तो ऑक्सीजन रिलीज होता है 6O2, 6O2 रिलीज होता है। तो एक ऑक्सीजन रिलीज के लिए 8, तो 6 ऑक्सीजन रिलीज के लिए क्या होगा? 6 × 8 मतलब कि 48 लाइट क्वांटा। याद रखिएगा, 48 लाइट क्वांटा की जरूरत पड़ती है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने के लिए। 48 लाइट क्वांटा की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब इसको दूसरे फॉर्म में लिख देगा, ये लिख देगा कि 1 CO2 के मॉलिक्यूल को, एक CO2 फॉर 1 CO2 के मॉलिक्यूल को, 1 CO2 मॉलिक्यूल के लिए, मॉलिक्यूल इन्वॉल्व, एक CO2 के मॉलिक्यूल के इन्वॉल्व, मॉलिक्यूल को इन्वॉल्व करने में कितना लाइट क्वांटा? तो 8 यहाँ भी।
क्यों? क्योंकि जितना CO2 जितना O2 यूज होता है, जितना O2 रिलीज होता है उतना ही CO2 यूज हो जाता है। तो यहाँ पे O2 बोलो या CO2 बोलो बात बराबर है, ठीक है। 6 ये देखे होंगे आप फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में 6 CO2 इन्वॉल्व होता है और 6 O2 प्रोड्यूस होता है, तो उन दोनों के लिए सेम रहेगा 8 लाइट क्वांटा, ठीक है। तो इस पर ध्यान देना है। तो 48 लाइट क्वांटा आपको जरूरत पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ से और जरा चलते हैं, इसको और बढ़ाया जाए। कैसे इसको बढ़ा सकते हैं भाई? ध्यान से, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है, तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल 48 लाइट क्वांटा की जरूरत पड़ती है, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि एक ATP 1 ATP इज इक्वल टू 7.3 कैलोरी एनर्जी होता है, ठीक। ये आपको ओल्ड डाटा है। क्या है? ओल्ड डाटा है, पुराने जमाने का डाटा। नए जमाने का रिसेंट डाटा है 1 ATP इज इक्वल टू 7.9, कितना? 7.9 कैलोरी, ये रिसेंट डाटा है, ठीक है। अब पूछोगे हम लोग कौन लेना है सर? तो जो रिसेंट होगा वही लेना है, क्योंकि मोस्ट रिसेंट वाला 8.15 भी आ गया है, सॉरी 8.13, ठीक है, वो भी आ गया है। तो मोस्ट रिसेंट वाला नहीं लेना है, जो थोड़ा सा पहले आया है 7.9 कैलोरी लीजिएगा। कुछ कुछ बुक में ओल्ड वाला भी दिया रहेगा, ठीक है, उसे देख लेना। रिजल्ट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, ठीक ना। तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 CO2 इतना, और एक NADPH2 में कितना एनर्जी होता है? 52 कैलोरी की एनर्जी होती है। कितनी एनर्जी? 52 कैलोरी की एनर्जी होती है। अब देखो, अब बताइए अब क्या होगा। आपको लाइट रिएक्शन में C3 प्लांट का देख लो, C3 प्लांट का, C3 प्लांट के लाइट रिएक्शन में, ठीक, लाइट रिएक्शन, ठीक ना, या C3 प्लांट में कितना ATP यूज होता था? 18 ATP, ध्यान से एकदम 18 ATP यूज होता था C3 प्लांट में, ठीक। और कितना? 12 NADPH2, 12 NADPH2 यूज होता था, ठीक है, 12 NADPH2 यूज होता था। तो अब क्या करना है कि 18 ATP को, ठीक है, 18 ATP को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर लीजिए। 18 ATP इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाइड बाई 7.9, 18 मल्टीप्लाइड बाई 7.9, 18 मल्टीप्लाइड बाई 7.9, ठीक है, इसको कर लेना है। और 12 NADPH2 है, तो इसको क्या करेंगे? 12 इतना कैलोरी हो जाएगा, और 12 इंटू हो जाएगा 52 कैलोरी, ठीक है, 52 कैलोरी हो जाएगा। तो कुल मिला के जो होगा आपका, कुल मिला के क्या होगा? कुल मिला के जो होगा आपका 142.2, ये कितना आया? 142.2 आ गया। 18 इंटू 7.9 जो है ये 142 कितना आया? 142.2 कैलोरी, 142.2 कैलोरी। और 12 इंटू 52, 12 मल्टीप्लाइड बाई 52 जो होगा ये हो जाएगा 624। ये क्या है? 624 कैलोरी, ठीक। अब दोनों को जरा जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 142.2 और 624, ठीक है, 624, इन दोनों को जोड़ दिया गया तो ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, 766.2 किलो कैलोरी। मतलब ये आ गया आपको क्या? ये आ गया 766.2 कैलोरी आया, ठीक है,
766.2 कैलोरी आया। मतलब कि लाइट रिएक्शन से, ध्यान से, लाइट रिएक्शन से, ठीक, लाइट रिएक्शन से जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, उस एनर्जी, ठीक, उस एनर्जी का, ये कितना एनर्जी यूज एब्जॉर्ब होता है, लाइट एनर्जी से जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ वो एनर्जी 766.2 कैलोरी है। ठीक, अब देखिए ग्लूकोज में, देखिए 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का क्या होता है, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जो एनर्जी होता है वो 680 कैलोरी होता है, 686 भी कहीं कहीं बोलते हैं, 686, ठीक, 686 कैलोरी होता है। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में एनर्जी 686 कैलोरी का स्टोर हो रहा है, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्या है, 766.2 कैलोरी जो होता है ये पूरा लाइट रिएक्शन का एनर्जी है। मतलब कि लाइट रिएक्शन का टोटल एनर्जी जो है ग्लूकोज में स्टोर नहीं हो रहा है। कितना परसेंट स्टोर हो रहा है, परसेंटेज निकालिए, परसेंटेज 686, ठीक है, 686 ये हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल क्या था 766.2 इज इक्वल टू, इसको कर लीजिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद 686 डिवाइडेड बाय 766.2, तो ये जो आता है 89.5% आया। मतलब कितना आया, 89.5% क्या होता है, लाइट रिएक्शन के एनर्जी का क्या हो रहा है वहाँ पे यूज हो रहा है। तो ऐसे आपको क्या होगा, ये रिएक्शन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि 686 कैलोरी होता है आपको ग्लूकोज में, और ये जो होता है 766.2 कैलोरी हो गया, तो इतना कैलोरी हो जाएगा, तो हमारा कितना परसेंटेज कन्वर्जन का रेट रहेगा वहाँ, ठीक है। तो ये हो जाता है। अब C4 प्लांट में क्या है, C4 प्लांट में 18 ATP की जगह पे कितना ATP आता था, 30 ATP, ठीक है। तो C4 प्लांट में क्या था, C4 प्लांट में लिख लीजिए, C4 प्लांट में 30 ATP, 30 ATP मतलब 30 मल्टीप्लाइड बाई 7.9, ठीक है, 7.9 ये हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाइड बाई 7.9 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, 12 NaDPH2 मतलब 52 इंटू 12, ये हमारा आया था कितना, 624 आया था, ठीक है। और टू 37 इसका आ गया आपका, 237 कैलोरी, ठीक है, 237 कैलोरी। ठीक है, तो 237। अब क्या है, अब टोटल इसको आप जोड़ लीजिए, टोटल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 624 और 237, 861 हो जाता है, 861, ठीक है। तो परसेंटेज क्या हो जाएगा यहाँ C4 प्लांट में, परसेंटेज कन्वर्जन क्या हो जाएगा, 861, ठीक है ना, 861 यहाँ पे लिख लो, 861 डिवाइडेड बाय 686, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 686 डिवाइड बाय 861 इक्वल टू 79.6%। कितना है, 79.6% आपका यहाँ पे आता है। ये 79.6% आता है। कितना आता है, 79.6%। तो ये परसेंटेज कन्वर्जन आपका हो गया, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे ये चलना है कि इस फोटोसिंथेसिस में लाइट के रेस्पेक्ट में और क्या क्या होता था। तो लिखेंगे कि रेडिएंट एनर्जी ऑफ लाइट, रेडिएंट एनर्जी ऑफ लाइट,
रेडियंट एनर्जी ऑफ लाइट radiant energy of light is converted into chemical energy of food, into chemical energy of food, फूड के केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये सनलाइट में। ठीक, और क्या बोल सकते हैं यहाँ, और यहाँ पे बोल सकते हैं कि रेडियंट एनर्जी ऑफ लाइट जो होगा ये कन्वर्ट होता है आपको, रेडियंट एनर्जी ऑफ लाइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, रेडियंट एनर्जी ऑफ लाइट is converted into potential energy। किस एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फूड। क्यों, क्योंकि केमिकल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी भी कहा जाता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी भी इसको बोलते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फूड में इसको कन्वर्ट करते हैं। और क्या लिख लीजिएगा, इन व्हाइट लाइट, कौन सा लाइट में, जो पहले मैं बता चुका हूं, in white light there is more rate of photosynthesis, more rate of photosynthesis। ठीक है, मोर रेट फोटोसिंथेसिस का व्हाइट लाइट में होगा। ठीक है ना, और बोलो कि रेड और ब्लू लाइट में, वो तो मोनोक्रोमेटिक लाइट है। ठीक है, तो इन मोनोक्रोमेटिक केस में, मतलब एक एक तरीके का लाइट का यूज करेंगे, तो इन मोनोक्रोमेटिक मोर फोटोसिंथेसिस किसमें होगा, मोर फोटोसिंथेसिस इन रेड लाइट, रेड लाइट सबसे टॉप पे होगा, देन इन ब्लू लाइट, तब किसमें होगा, देन इन ब्लू लाइट। ठीक है, बताया जा चुका था कि रेड लाइट में एक्शन स्पेक्ट्रम ज्यादा होता है। ठीक है, और ब्लू लाइट में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है ना, तो ये आपको ग्राफ के सहित मैं बता दिया था। तो सनलाइट, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। थर्ड फैक्टर जो होगा, थर्ड फैक्टर में आता है वाटर, वाटर में आता है, कहाँ, वाटर, थर्ड फैक्टर इज वाटर। वाटर, वाटर तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन डोनर होता है। ठीक, एक्ट एज H प्लस डोनर, H प्लस डोनर एक्ट करता है। ठीक, तो H प्लस डोनर एक्ट करता है और ऑक्सीजन इवोल्यूशन वाटर से ही होता है। इट कॉजेज ऑक्सीजन इवोल्यूशन ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इन फोटोसिस्टम 2, आपको बताया था। ठीक, H प्लस डोनर वाटर होता है, इसको कैसे प्रूफ किया गया था, H प्लस डोनर वाटर होता है, इसको प्रूफ किसने किया था, प्रूव्ड बाय रॉबर्ट हिल, रॉबिन हिल बोलते हैं इनको, हिल ने प्रूफ किया था। कैसे, बाय टेकिंग extract of chloroplast of Stellaria media, किसका, Stellaria media, Stellaria media क्लोरोप्लास्ट को लिया इन्होंने। ठीक है, एंड पोटेशियम फेरो साइनाइड। ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड को लिया, तो देखा गया कि ये फेरोसाइनाइड में देखा क्या गया, रिजल्ट क्या मिला कि फेरोसाइनाइड गेट्स रिड्यूस्ड,
क्या होता है, ये रिड्यूस हो जाता है, मतलब एक्सेप्ट H+, इसने क्या किया, एक्सेप्टेड H+ को एक्सेप्ट कर लिया, जुड़ गया H+, ठीक ना। इसका मतलब हुआ कि फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ, और उन्होंने CO2 नहीं लिया था, क्या नहीं लिया था, CO2 को नहीं लिया था। तो फोटोसिंथेसिस दो ही चीज़ यूज होता है, एक CO2 एक वाटर। जब CO2 यूज किया ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि H+ कहाँ से आया, वाटर से आया, सिंपल सी बात है। बोले सर CO2 में तो H कहीं है ही नहीं, तो ये तो कंप्लीट पूरा प्रूफ है कि इसमें H नहीं है, तो इसलिए H+ वाटर से आएगा। ये कौन सी बड़ी बात है, यस बड़ी बात है, क्योंकि CO2 मेरे बच्चों आपको पता है कि CO2 वाटर से रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बना सकता है, और कार्बोनिक एसिड वहाँ क्या करेगा, H+ डोनर का काम कर सकता है। तो हम बोलेंगे कि वहाँ पे फैक्टर जो था CO2 की वजह से आया, लेकिन ऐसी बात नहीं हुई। क्यों, क्योंकि इन्होंने प्रूफ कर दिया कि इस रिएक्शन में CO2 का कोई रोल नहीं है, ठीक, क्योंकि CO2 को लिया ही नहीं, तो किसका रोल है, वाटर का रोल है, ठीक। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड को इनको हील ऑक्सीडेंट कहा गया। क्या कहा गया इसको, इट इज ऑल्सो नोन एज पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसको हील ऑक्सीडेंट भी कहा गया। क्या कहा गया, हील ऑक्सीडेंट। याद रखिएगा, ऑक्सीडेंट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो खुद रिड्यूस हो रहा हो, जो खुद H+ को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब खुद रिड्यूस हो रहा है, तो जो खुद रिड्यूस होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसको ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। सो इट इज नोन एज हील ऑक्सीडेंट, याद रखिएगा इसको। तो ये वाटर हुआ, और वाटर इन सब का काम करता है। वाटर जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही बढ़िया से फोटोसिंथेसिस होगा, वाटर की कमी पड़ जाएगी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान देना है। चलिए, वाटर हो गया। वाटर के बाद में चलते हैं ये थर्ड था, अब क्या करेंगे, फोर्थ। फोर्थ में है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोफिल भी बोल सकते हैं, और क्लोरोफिल क्यों, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल यदि नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो क्लोरोफिल का भी अमाउंट होना चाहिए बढ़िया, ऑप्टिमम। मतलब देखते हैं कि फोटोसिंथेटिक लिप्स में, फोटोसिंथेटिक लिप्स में 300 क्लोरोप्लास्ट पहुंच जाता है, हो जाता है क्लोरोप्लास्ट इन एवरी सेल, एवरी लिप सेल में, ठीक है। 300 क्लोरोप्लास्ट, जितना ज़्यादा होगा उतना ही रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। अब देखिए, क्लोरोप्लास्ट दो तरह का होता है। एक ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट होता है, ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट, ये पूछा जाता है। मतलब जिस क्लोरोप्लास्ट में ये ग्रैनम थाइलेक्वाइड मतलब ग्रैनम प्रेजेंट हो, और एस्ट्रोमा लैमली भी क्या हो, प्रेजेंट हो, ठीक है, एस्ट्रोमा लैमली भी उसमें क्या हो, प्रेजेंट हो, तो उसको बोलते हैं ग्रैनल थाइलेक्वाइड। ये ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट बहुतायत होता है, प्लेंटी में मिलता है सब जगह, ठीक। मतलब, और एक ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलता है, ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन का, जिसमें ग्रैना प्रेजेंट ना हो। क्या प्रेजेंट हो, बस खाली स्ट्रोमा लैमली, ये बीच वाला प्रेजेंट हो, ये थाइलेक्वाइड ग्रैना प्रेजेंट ही ना हो, ठीक। तो ग्रैनल में क्या होगा, ग्रैना प्रेजेंट, यहां क्या होगा, ग्रैना प्रेजेंट होगा, और एक ग्रैनल क्या होगा, नो ग्रैना। जब ग्रैना ही नहीं हो तो थाइलेक्वाइड नहीं होगा। क्या प्रेजेंट होगा, ओनली एस्ट्रोमा लैमली। यहाँ ग्रैना और एस्ट्रोमा लैमली दोनों प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओनली यहाँ पे एस्ट्रोमा लैमली प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा। मतलब ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट में ग्रैनम और एस्ट्रोमा लैमली दोनों, इसमें ओनली एस्ट्रोमा लैमली प्रेजेंट होगा, ठीक है। ऐसा मतलब ये ट्यूब वाला स्ट्रक्चर, लाइन जैसा, ट्यूब जैसा ये मिलेगा आपको, ठीक है।
अब ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलता है? ये आपको C3 प्लांट्स में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? C3 प्लांट्स में, ठीक ना, C3 प्लांट्स में मिलेगा। और एक ग्रैनल कहाँ मिलेगा? एक ग्रैनल मिलता है बंडल शीथ सेल ऑफ C4 प्लांट्स, ठीक ना, मतलब कि C3 प्लांट्स और C4 प्लांट में कहाँ मिलेगा ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट? C4 प्लांट के मीजोफिल सेल में एंड मीजोफिल सेल ऑफ C3 प्लांट के सारे सेल में, लेकिन C4 प्लांट के मीजोफिल सेल में ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट मिलता है। मीजोफिल, इसको लिख लीजिएगा, मीजोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट्स। C4 प्लांट के मीजोफिल सेल में आपको ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट मिलता है, ठीक है, और C3 प्लांट के सारे सेल्स में ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट मिलता है, ठीक है। और एक ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट क्या होगा? नॉट इन C3 प्लांट में एक ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट मिलता ही नहीं है। कहाँ मिलता है? एक ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट मिलता है इन बंडल शीथ सेल्स में मिलेगा। बंडल शीथ सेल्स ऑफ C4 प्लांट्स। C4 प्लांट के बंडल शीथ सेल में क्या मिलेगा? एक ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट मिलता है। इसको याद रखिएगा। क्यों भाई? क्योंकि ये बंडल शीथ सेल में ही तो होता था क्या प्रेजेंट? रूबिस्को प्रेजेंट होता था, ठीक है। यदि यहाँ पे ग्रैना बना देंगे तो फिर लाइट रिएक्शन करके ऑक्सीजन तो निकालेगा, तो फिर ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा वो। इसीलिए बंडल शीथ सेल में क्या होते हैं? एक ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट होता है, क्योंकि लाइट रिएक्शन वहाँ ना हो पाए, ठीक ना। लाइट रिएक्शन होगा तो ऑक्सीजन निकलेगा और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फिर फोटो रेस्पिरेशन करना शुरू करेगा रूबिस्को, तो वैसा ना हो, इसलिए वहाँ पे एक ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट होता है, याद रखिएगा उसको। तो ये भी एक पॉइंट था क्लोरोप्लास्ट। चलिए अब चलते हैं। अब है क्या कि लीफ का सरफेस एरिया फोटोसिंथेसिस के रेट को इफेक्ट करता है कि नहीं, ये क्वेश्चन है। सरफेस एरिया फोटोसिंथेसिस के रेट को इफेक्ट करता है कि नहीं, तो नहीं, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ लीव्स do not affect the rate of photosynthesis। तो क्या इफेक्ट करता है भाई? याद रखिएगा, सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम इफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक। मतलब सरफेस एरिया जो लिखा रहता है वो पर यूनिट टाइम उसको एक्चुअली होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इस तरीके से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हुआ आपका। अब कुछ पॉइंट और रह गया था, जैसे कि वारबर्ग इफेक्ट। क्या? वारबर्ग इफेक्ट, इसके बारे में देख लीजिए क्या होता है। वारबर्ग इफेक्ट है कि decrease in rate of photosynthesis with the increase in amount of oxygen is known as Warburg effect. Decrease in rate of photosynthesis with the increase in concentration of O2 is known as Warburg effect, ठीक है। यही पायोनियर बने फोटो रेस्पिरेशन के डिस्कवरी का, ठीक है। हालांकि डिस्कवरी तो डेकर एंड टियो ने किया था टोबैको प्लांट्स में, लेकिन यहीं से ये इशू बनना शुरू हो गया था कि वो लग रहा है कि कुछ और प्रोसेस होता है प्लांट्स में, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, ठीक है। तो ये वारबर्ग इफेक्ट बोलते हैं कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज कर रहा है। मतलब कि रूबिस्को का नेचर अब ऑक्सीजनेशन का हो रहा है एट द इंस्टेड ऑफ कार्बोक्सिलेशन की जगह पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका वारबर्ग इफेक्ट, ठीक ना। अब एक है ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। आगे ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ
लिमिटिंग फैक्टर। नेक्स्ट है ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। इसका मतलब समझना है ध्यान से एकदम। कैसे समझना भाई? कि कोई एक प्रोसेस बहुत सारे फैक्टर से डिटरमाइन हो रहा है, तो वो प्रोसेस को करवाने के लिए वही फैक्टर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा जो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होगा, कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसको समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कार की एक फैक्ट्री है, तो प्रोडक्शन ऑफ कार डेली 100 कारें बन रही हैं। 100 तो क्या बना दिया? बॉडी का ढांचा बना दिया। उसमें और क्या लगता है? और लगता है इंजन लगता है, इंजन भी 100 ठो बना दिया। चलो भाई, खिड़की दरवाजे सब बन गए, स्टीयरिंग वगैरह सब कुछ बन गया। ठीक है, लेकिन चक्का जो व्हील जो हुए, व्हील बना है 10 कार के ही बराबर। ठीक है, तो 100 कार के बराबर शीशे बन गए, विंडोज बन गए। ठीक है, सारा कुछ बन गया, पूरा बॉडी बन गया 100 कार के बराबर, लेकिन व्हील बना है कितना? 10 कार के ही बराबर। तो कार का डेली प्रोडक्शन कितना होगा? 10 ही कार ना बना पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? कार के प्रोडक्शन का रेट किसने डिटरमाइन किया? जो सबसे लिमिटेड अमाउंट में था। लिमिटेड अमाउंट में कौन था? व्हील, उसका चक्का। चक्का आपके पास 10 कार के ही बराबर था, तो 10 कार आप निकाले। ठीक है, अब मान लिया चक्का भी 100 कार के बराबर हो जाता, तो 100 कार आप निकाल लेते। ठीक है, तो इसी तरीके से यहां पे है क्या कि इफ क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस, ये क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस इज affected by various factors। ठीक, its rate depends only on that factor which is present in limited amount। किसमें प्रेजेंट है? which is present in limited amount। इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, और लिमिटेड अमाउंट में जनरली क्या प्रेजेंट होता है? आपको बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे बहुत सारे फैक्टर में अब एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड को आप हाई कर देंगे और लाइट को लो कर देंगे, तो अब वहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर लाइट हो जाएगा। ठीक है, वो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल कंडीशन में जो बहुत सारे फैक्टर हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? लिमिटिंग फैक्टर है। ठीक, तो नेचुरली क्या लिखेंगे? नेचुरली। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में हो तो आपके ऊपर डिपेंड है किस फैक्टर को आप ज़्यादा रखना चाहते हैं, किस फैक्टर को कम रखना चाहते हैं। किसी एक्सपेरिमेंट में लाइट को ज़्यादा रख दिया, लाइट को कम रख दिया, बाकी सारे फैक्टर को, कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा दिया, सारे फैक्टर को, फिर वाटर को बढ़ा दिया, सब फैक्टर को बढ़ा दिए। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को बढ़ा दिया। लेकिन किसी एक्सपेरिमेंट में क्या कर सकते हैं? किसी एक्सपेरिमेंट में आप क्या करेंगे? क्लोरोप्लास्ट के अमाउंट को लिमिट कर देंगे। ठीक है, तो लेकिन नेचुरल कंडीशन में क्या रहेगा? नेचुरली या नॉर्मली CO2 इज द लिमिटिंग फैक्टर। CO2 is the limiting factor for photosynthesis। ठीक, अब इसी के साथ आपका फोटोसिंथेसिस चैप्टर क्या होता है? एंड होता है, और अगले वीडियो लेक्चर में मैं रेस्पिरेशन चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ओके, थैंक्स।